स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2। टाइटल, समर्पण करने के लिए कह रहा हूं। नहीं, बिल्कुल नहीं। वे इससे कैसे बचे? अरे बकवास, अगर मैंने वह बुक्का मारा होता तो मैं लगातार 8 बार मर जाता। फिर भी इंग्लैंड के ये पागल अभी भी जीवित है। क्या अंग्रेजी टीम की रक्षा पंक्ति कुछ ज्यादा ही प्रभावशाली नहीं थी? एक एडवांस वाटर स्पिल वाटर शील्ड, एक इंटरमीडिएट लाइट स्पिल लाइट प्रोटेक्शन और मैजिक ढाल के 3 सेट। उनकी टीम वर्क बिल्कुल आश्चर्यजनक था। यदि अंग्रेजी टीम के 3 प्रतिनिधियों में से केवल एक नहीं अपनी शील्ड को बुलाया होता तो आदर्श का मुक्का अभी भी उनकी रक्षा को कुचलने में सक्षम होता। फिर भी उन्होंने किसी तरह 3 शील्डों को एक साथ जोड़ दिया। सभी ने आह भरी। ऐसा नहीं था कि आदर्श पर्याप्त मजबूत नहीं था, बात सिर्फ इतनी थी कि अंग्रेजी टीम के सदस्य बहुत अच्छे थे और अच्छी तरह से प्रशिक्षित भी थे। यह अभी तक पूरा नहीं हुआ है। आदर्श अचानक चहचहा उठा। जैसे ही वह जमीन पर गिरा, उसके पीछे के पंख उसके कंधों तक फैल गए और पंख जगह जगह बिखर गए। हजारों छेदने वाले आग के पंख। मुक्के की लपटें अभी भी जल रही थी, लेकिन सैकड़ों, शायद हजारों ओग्र पंख पहले से ही अंग्रेजी टीम के 3 सदस्यों की ओर उड़ रहे थे। पंख लहरों में फूट गए। इससे पहले कि वे खुद को तैयार कर पाते, अंग्रेजी टीम के 3 सदस्यों पर लंबे समय तक चलने वाली आग की लपटें उठने लगी। अपनी ढालों का उपयोग करने के ठीक बाद उन्हें घबराहट में अपने जादुई कवच को बुलाना पड़ा। मैजिक आर्मर के विभिन्न सेटों की सुरक्षा लगभग समान थी। अच्छे लोगों की कीमत आमतौर पर बहुत अधिक होती है। इस प्रकार राष्ट्रीय टीम के सदस्यों के बीच भी यह संभावना नहीं थी कि कोई भी मैजिक आर्मर पर अपने बहुत सारे संसाधन खर्च करेगा, क्योंकि यह उनकी अपनी कल्टीवेशन जितना विश्वसनीय नहीं था। एलिन के लाल हरे कवच के अलावा, जिसने वास्तव में उसे विस्फोटक से बचाया था, अन्य 2 घायल हो गए थे जब विस्फोटों ने उनके कवच को तोड़ दिया था। मैं बहुत नहीं रुक सकता। साडे का फर्स्ट एलिमेंट समनिंग था। जब उन्होंने खुद को असुविधाजनक स्थिति में पाया तो वह तुरंत मंच से नीचे कूद गया। विस्फोट अभी भी जारी थे। यदि वह अब और मंच पर रुका तो वह जल्द ही पूरी तरह से जल जाएगा। वह इस तरह की महत्वहीन लड़ाई में गंभीर चोटों को नहीं झेलना चाहता था, क्योंकि अगर उसे कुछ समय के लिए बिस्तर पर आराम करना पड़ा तो इसका निश्चित रूप से उसकी कल्टीवेशन पर असर पड़ेगा। टीम के दूसरे साथी को भी विस्फोटों का विरोध करने में परेशानी हुई। हजारों छेदने वाले उग्र पंखों की क्षति फायर स्वॉर्ड से भी अधिक थी, जब वे केवल कुछ लक्ष्यों पर केंद्रित थी। इसकी संभावना नहीं थी कि मैजिक आर्मर का एक सेट इससे बचाव के लिए पर्याप्त था। जहां तक सुनहरी आंखों वाली एलिन की बात है, उसका कवच स्पष्ट रूप से उत्कृष्ट गुणवत्ता का था। हजारों छेदने वाले उग्र पंखों के विस्फोट से उसे कोई वास्तविक नुकसान होने के बजाय कवच पर केवल कुछ खरोंचे ही आई। यह पता चला कि एलिन 4 प्रतिनिधियों में से सबसे मजबूत थी। उसके 2 साथियों के मंच से चले जाने के बाद वह अपनी टीम में अकेली बची थी। जैसे ही धुआं छटा, ऐसा लगा कि एलिन को बहुत कठिनाइयों से गुजरना पड़ा। उसके खूबसूरत बाल अब बिखरे हुए थे। इसके बावजूद उन्होंने अपना शालीन व्यवहार बरकरार रखा और कहा, मैंने सुना है कि चीनी ट्रेनिंग हॉल में एक बहुत प्रतिभाशाली उम्मीदवार था। मुझे लगता है कि यह आपकी बात कर रहे हैं, लेकिन ईमानदारी से कहो तो आप मेरी कल्पना से भी अधिक मजबूत है। आदर्श ने उत्तर दिया, 2 पर 1। आपके पास जीतने का कोई मौका नहीं है, बस आत्मसमर्पण कर दे। आदर्श ने आज अपने सभी तुरुप के पत्ते खोल दिए थे। यह उनके लिए अच्छी बात नहीं थी, क्योंकि वेनिस में फाइनल के दौरान उन्हें फिर से मिलना होता। अधिकांश प्रतिनिधि इतनी जल्दी अपनी असली ताकत दिखाने को तैयार नहीं थे, लेकिन आदर्श के पास कोई विकल्प नहीं बचा था। यदि वह राष्ट्रीय टीम में फिर से शामिल होना चाहता है तो उसे अंग्रेजी टीम को हराना ही होगा। जरूरी नहीं। एलिन ने अपना शानदार चेहरा दिखाते हुए अपने बालों को पीछे बांध लिया। उसकी सुनहरी आंखें उल्लेखनीय रूप से आकर्षक थी, जो एक विदेशी की सुंदरता को उजागर कर रही थी। ऐसे मत बनो, यह सिर्फ एक फ्रेंडली मैच है। बस हमें जीतने दीजिए। अगर हम अपने सभी तुरुप के पत्ते यहाँ दिखा देंगे तो इससे हम में से किसी को कोई फायदा नहीं होगा। आदर्श ने उत्तर दिया। स्माइलर ने तुरंत अपनी आंखें घुमाई। उनके प्रतिद्वंदी ने स्पष्ट रूप से उसके शब्दों को देखते हुए लड़ाई को गंभीरता से लेने का फैसला किया था।
फिर भी क्या वह गंभीरता से उसे इस तरह आत्मसमर्पण करने के लिए मनाने की कोशिश कर रहा था? आपके पास अभी भी अन्य तुरुप के पत्ते हैं? एलिन ने आंखें झपकाई, आश्चर्यचकित और उत्सुक दिख रही थी। बेशक, चीन में जिस भी व्यक्ति से आपकी मुलाकात हो उससे पूछे कि मैं आदर्श किस तरह का जादूगर हूँ। मुझे पता है कि आपके पास अभी भी ऐसी चालें हैं जिनका आपने अभी तक उपयोग नहीं किया है, लेकिन स्पष्ट रूप से यहाँ सब कुछ करना बुद्धिमानी नहीं है। और इसके अलावा हमारी तरफ अभी भी 2 लोग हैं, आदर्श ने कहा। एलिन ने आदर्श की ओर देखा और गहरी सोच में पड़ गई। द्वंद देख रही भीड़ भी अवाक रहेगी। क्या आदर्श गंभीरता से अपने प्रतिद्वंदी को आत्मसमर्पण करने के लिए कह रहा था क्योंकि इसकी भी अनुमति थी? ठीक है, टिकट खोना हमारे लिए वास्तव में कोई मायने नहीं रखता। मुझे विश्वास है कि आप निश्चित रूप से राष्ट्रीय टीम में शामिल होंगे, समय आने पर दोबारा मैच करेंगे। एलिन ने सहमति व्यक्त की। यह कहते हुए एलिन भीड़ की चके निगाहों के बीच मन से नीचे चली गई, जिससे यह संकेत मिला कि उसने द्वंद स्वीकार कर लिया है। माहौल में तुरंत विस्फोट हो गया। क्या वह सचमुच काम कर गया? रणधीर, जो अभी भी बहुत दर्द में था, उत्तेजना से चिल्लाया। हम जीत गए। क्या हम जीत गए? समायरा अभी भी सदमे में खड़ी थी। उसे अपने आश्चर्य से उबरने में काफी समय लगा। समायरा ने गंभीरता से सोचा कि आदर्श द्वारा अपने प्रतिद्वंदी को आत्मसमर्पण करने के लिए कहना पूरी तरह से बकवास था। फिर भी सुनहरी आंखों वाली लड़की और भी अनुचित थी। कोई भी आसानी से बता सकता था कि वह अंग्रेजी टीम के 4 प्रतिनिधियों में से सबसे मजबूत थी। हालांकि 2 बार वाटर कर्टेन डालने के अलावा उसने बेसिक रूप से अपने किसी अन्य स्पेल का उपयोग नहीं किया। वह आदर्श की सबसे मजबूत चाल को रोकने में कामयाब रही। इस प्रकार उसकी ताकत निश्चित रूप से उससे भी अधिक उत्कृष्ट थी जो उसने दिखाई थी। हालांकि आदर्श उसे आत्मसमर्पण करने के लिए मनाने में कामयाब रहे जब सभी को लगा कि वह जमकर लड़ने वाली है। न केवल डिफेंडर पूरी तरह से अवाक रह गए, यहाँ तक कि अंग्रेजी टीम के लोग भी पूरी तरह से शॉक रह गए। मैं बाद में तुम्हारे लिए कुछ स्वादिष्ट भोजन खरीदूंगा, प्रामाणिक चीनी व्यंजन। हे। आदर्श मुस्कुराया। उसे अचानक यह सुनहरी आंखों वाली एलिन काफी दिलचस्प लगी। जरूर, मुझे यहाँ का खाना बहुत पसंद है। एलिन की आंखें चमक उठी। उसकी चीनी पहनावे से यह कहना आसान था कि वह चीनी संस्कृति की काफी प्रशंसक थी। एलिन, क्या आप इसके बारे में निश्चित है? क्या उसने सच में तुम्हें इस तरह मना लिया? एलिन ने उससे बात कर रहे लोगों की ओर घूर कर देखा। मन में परस्पर विरोधी विचार होने पर भी वे तुरंत अपना मुंह बंद कर लेते हैं। ठीक है, आप छोटी राजकुमारी है, आप जो भी कहे। किसी भी तरह उनकी टीम को इस बात की चिंता नहीं थी कि वे वेनिस में फाइनल में जगह नहीं बना सके। एक टिकट कम होने से वास्तव में कोई फर्क नहीं पड़ा। ऐसा कहा जा रहा है कि वे वास्तव में आदर्श की उत्कृष्ट ताकत से आश्चर्यचकित थे। ट्रेनिंग हॉल में इतने ताकतवर जादूगर को देखना काफी चौंकाने वाली बात थी। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि वह निश्चित रूप से राष्ट्रीय टीम में शामिल होगा। इस प्रकार वह अंततः उनके अतिरिक्त ध्यान के योग्य प्रतिद्वंदी बन जाएंगे। दादाजी, मुझे लगता है कि वे जीत गए, लड़की ने पोनीटेल बनाते हुए कहा। जितेश शर्मा सलाहकार ने धीरे से अपना मुंह बंद कर लिया। द्वंद के बारे में वह भी कुछ नहीं बता पा रहे थे। आदर्श की ताकत बिना किसी संदेह के बिल्कुल चौंकाने वाली थी। यहाँ की तक कि अंग्रेजी टीम जैसी मजबूत टीम को भी उसके रॉकेट विंग्स फेरे फिस्ट का विरोध करने में परेशानी हुई, जिसके बाद 1000 फेरे फिस्ट का भी सामना करना पड़ा। यदि वह व्यक्ति थोड़ा अधिक अनुशासित होता तो। जितेश शर्मा सलाहकार निश्चित रूप से उसके प्रदर्शन के लिए उसकी सराहना करता। यह देखकर आश्चर्य होता कि वह अब कितना मजबूत है। डीन गीत उसने अपनी दाढ़ी को सहलाया। वह बहुत प्रभावशाली था कि अंग्रेजी टीम के खिलाफ जीतने में सक्षम था। इस बात का उल्लेख नहीं करने के लिए उसके बेसिक रूप से एक टीम का नेतृत्व किया जिसमें ज्यादातर चरम इंटरमीडिएट जादूगर शामिल थे और एडवांस जादूगरों की एक टीम के खिलाफ जीत हासिल की। जितेश सलाहकार दर्शकों की सीट से नीचे चले गए और आदर्श के पास आए। क्या आप यहीं रहेंगे या राष्ट्रीय टीम में वापस जाएंगे? जितेश शर्मा ने अप्रिय स्वर में कहा।
इतना कठोर मत बनो। बेशक मैं राष्ट्रीय टीम में वापस जा रहा हूँ, आप जैसे बूढ़े व्यक्ति को हर समय अपना चेहरा लंबा नहीं बनाना चाहिए। आप ऐसे दिखते हैं जैसे दुनिया में हर कोई आप पर कुछ 100 मिलियन का कर्जदार है, आदर्श ने उत्तर दिया। किसी सीनियर से बात करते समय आपके शिष्टाचार कहाँ हैं? दादाजी देखिए, मैं आपको ऐसे कहने वाली अकेली नहीं थी। आपको हर समय अपना चेहरा लंबा नहीं खींचना चाहिए। हे। पॉनी टेल वाली लड़की खिलखिला उठी। जितेश सलाहकार अपनी पोती के सामने पूरी तरह से अपना आपा खो बैठे, यह जानते हुए कि आदर्श ने अपने ट्रेनिंग हॉल के लिए कुछ प्रसिद्धि अर्जित की है। उन्होंने इस बात पर ज्यादा हंगामा नहीं करने का फैसला किया कि कैसे आदर्श ने उनकी अनुमति के बिना राष्ट्रीय टीम छोड़ने की मांग की। अपना सामान पैक करो, हम कुछ दिनों में दक्षिण अमेरिका जा रहे हैं, डीन गीत ने मुस्कुराते हुए आदर्श से कहा। डीन गीत का रवैया जितेश सलाहकार से बिल्कुल अलग था। आदर्श को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि दोनों सलाहकार स्वभाव के मामले में इतने अलग क्यों थे। एक बदबूदार था, शौचालय के गड्ढे में पड़ी चट्टान की तरह, और दूसरा कोमल और मिलनसार था। जरूर, आदर्श ने सिर हिलाया। आदर्श अपने शब्दों के पक्के व्यक्ति थे। उसने पहले ही एलिन को भोजन खिलाने का वादा कर दिया था। इस प्रकार वह उसे एक स्थानीय लॉबस्टर रेस्तरां में ले गया। जब एलिन ने अगली मेज पर बेतहाशा लाल मसालेदार झींगा मछली खाते देखा तो वह झिझक गई। लेकिन जब आदर्श ने उसे चखने के लिए एक झींगा मछली छिली तो वह खाना बंद नहीं कर सकी। उसने अकेले ही 1 किलोग्राम झींगा मछली खा ली, जिससे उसके मुंह में मिर्च का तेल लग गया। वो इतना स्वादिष्ट था, मैंने इसके जैसा कुछ पहले कभी नहीं खाया। एलिन को महसूस हुआ कि उसका पेट विरोध कर रहा है। झींगा मछली में ज्यादा मांस नहीं था, इसलिए यह काफी चौंकाने वाली बात थी कि उसे वास्तव में भोजन से पेट फूला हुआ महसूस हुआ। आदर्श इंग्लैंड की छोटी राजकुमारी को, जो खाने की शौकीन और रोमांच की शौकीन थी, अन्य दिलचस्प स्थानों पर ले आए। अंग्रेजी टीम को लगभग यही लगा कि आदर्श ने उसका अपहरण कर लिया है। अब हमारे जाने का समय हो गया है। प्रशिक्षण अभी भी बहुत आगे है। अगली बार जब हम मिलेंगे तो संभवतः वेनिस में होंगे। मैं आपकी असली ताकत देखने के लिए उत्सुक हूँ। एलिन ने यहाँ अपने समय का पूरा आनंद लिया था, लेकिन फिर भी उसने आदर्श से गंभीर आवाज में बात की। जब समय आएगा, मैं सिर्फ इसलिए कि तुम एक खूबसूरत महिला हो तुम्हारे साथ नरमी नहीं बरतूंगा। इसके बारे में बोलते हुए मैं कल भी दक्षिण अमेरिका जा रहा हूं। आदर्श ने अपना रुख स्पष्ट किया। हमारा अगला पड़ाव जापान है, फिर मिलेंगे। एलिन ने आदर्श को अलविदा कहा। आदर्श ने भी अपना सामान पैक किया और अगली सुबह दक्षिण अमेरिका की अपनी यात्रा के लिए तैयार हो गया। दक्षिण अमेरिका की भूमि ने अपना आदिम स्वरूप बरकरार रखा था। रेगिस्तान, जंगल और नदियां 1000 से अधिक वर्षों के बाद भी वैसे ही दिखते हैं। वह जगह बहुत विकसित नहीं थी। ऐसा कहा जा रहा है कि ऐसा नहीं था कि मनुष्य अपने शहरों, कारखानों और सड़कों का विस्तार करने की योजना नहीं बना रहे थे, लेकिन दक्षिण अमेरिका वास्तव में डीमन प्राणियों के लिए एक विशाल घोंसला था। वहां के राक्षस जीव अपनी क्रूरता और भारी संख्या के लिए जाने जाते थे। स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2। टाइटल: हवा में डीमन प्राणियों द्वारा चुपके से हमला होना। हमारे प्रिय यात्रियों, हमारे विमान को कुछ अशांति का सामना करना पड़ा है। कृपया बैठे रहे, अपनी सीट बेल्ट बांध ले। विमान में स्पीकर पर एक मधुर आवाज आई। कैबिन कभी कभी भारहीन होने के साथ साथ जोर जोर से हिल रहा था। हालांकि अंतरराष्ट्रीय उड़ान में सवार अधिकांश यात्री अक्सर हवाई यात्रा करने वाले थे, अशांति उनके लिए बहुत आम बात थी। यह मूल रूप से उनके देश में प्रत्येक उड़ान के दौरान हुआ। आदर्श एक खिड़की के पास बैठा था। उसे अपनी कुर्सी जोर जोर से हिलती हुई महसूस हो रही थी, मानो वह ढीली होने वाली हो। क्या यह अशांति कुछ ज्यादा ही तीव्र नहीं है? आदर्श के पास बैठी एक महिला ने धीरे से पूछा। आदर्श ने भी भौहें चढ़ा ली। कैबिन पहले से भी ज्यादा जोर से हिल रहा था। शुरुआत में शांत रहने वाले कुछ यात्री अब चिंतित दिखने लगे। क्या हो रहा है? मुझे मत बताओ कि विमान को कुछ हो गया है। इस दर पर एरोप्लेन टूटकर गिरने वाला है। कई यात्री चिल्लाने लगे, यहां तक कि परिचारी
काय भी सीट बेल्ट बांधकर अपनी सीटों पर वापस चली गई थी। उनमें से किसी ने भी हिलते हुए कैबिन में घूमने की हिम्मत नहीं की। हमारे प्रिय यात्री, प्यारे मेरे गधे, आखिर हो क्या रहा है? एक गर्म स्वभाव वाला यात्री चिल्लाया। ऐसा लगा जैसे उसकी चीख दूसरों के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य लेकर आई हो, क्योंकि कैबिन की लाइटें अचानक बंद हो गई और ऊपर से ऑक्सीजन मास्क गिरने लगे। ऑक्सीजन मास्क से पता चला कि निश्चित रूप से कुछ गड़बड़ है। कैबिन चीख पुकार से भर गया। कुछ महिला यात्री तो फूट फूट कर रोने लगी। क्या आप गंभीर हैं? क्या मैं किसी विमान दुर्घटना में शामिल होने जा रहा हूं, भले ही यह किसी अंतर महाद्वीपीय उड़ान पर मेरा पहला अवसर हो? आदर्श भी दंग रह गया। उसने अवचेतन रूप से खिड़की से बाहर देखा और देखा कि पंख गंभीर रूप से अलग हो गया था। यह ऊपर नीचे घूमता रहा, अपना संतुलन बनाए रखने में असमर्थ रहा। एक और गड़गड़ाहट के साथ विमान गिरने लगा। भारहीनता की भावना ने यात्रियों को तुरंत जोर जोर से चिल्लाने पर मजबूर कर दिया। आदर्श के पास बैठी सुंदर लड़की ने अनजाने में आदर्श की बाहें पकड़ ली और अपना सिर उसकी छाती में गड़ा दिया। विमान के उड़ान भरने से पहले आदर्श ने उसके साथ केवल संक्षिप्त बातचीत की थी। वह जानता था कि उसका नाम फैन फैन था, लेकिन वे निश्चित रूप से बिल्कुल भी करीब नहीं थे। क्या लड़कियां उस पर अटैक करने की उसकी क्षमता अचानक उत्कृष्ट स्तर पर पहुंच गई है, भले ही वह इससे अनजान था? दुर्भाग्य से यह स्पष्ट रूप से किसी लड़की पर हमला करने का समय नहीं था। आदर्श ने खिड़की के बाहर बादलों के माध्यम से एक अजीब धारा देखी। इससे विमान को सामान्य रूप से उड़ान भरने से रोकना पड़ा। आदर्श ने अपनी सीट बेल्ट खोली नहीं और अपने पैरों पर खड़ा हो गया। क्या क्या कर रहे हो? फैन फैन ने डरते हुए पूछा। मैं जाकर देखूंगा, वहां एक अजीब धारा है, कोई बड़ी समस्या हो सकती है। आदर्श पायलट कैबिन की ओर बढ़ा। सर कृपया अब इधर उधर ना घूमे, यह बहुत खतरनाक है। एक परिचारिका ने आदर्श को रोकने की कोशिश की। आदर्श आगे बढ़ते रहे। परिचारिका अपनी सीट बेल्ट खोली और तेजी से उसके पीछे चली गई। जैसे ही आदर्श पायलट कैबिन के पास आ रहा था, आदर्श ने मुख्य प्रबंधक और सब्स्टिट्यूट पायलट को देखा। उन दोनों का चेहरा उदास था। वास्तव में क्या हो रहा है? आदर्श ने सख्ती से पूछा। क्या आप जादूगर हैं? सब्स्टिट्यूट पायलट ने पूछा। आदर्श ने सिर हिलाया। यह बहुत अच्छा है। हमने पाया है कि वायु प्रवाह को नियंत्रित करने में सक्षम एक डीमन प्राणी ने हमारे उड़ान पथ को रोक दिया है। यह एरोप्लेन को रोकने से उड़ रहा है। अब हम अजीब वायु प्रवाह में प्रवेश कर चुके हैं और हमें से बाहर निकलने में परेशानी हो रही है, वर्दीधारी पायलट ने कहा। जब स्थिति इतनी गंभीर थी तो आपने हमें क्यों नहीं बताया? क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि एरोप्लेन दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगा? आदर्श ने कहा। हम कुछ नहीं कर सकते। एयर स्पेस जादूगर अपने रास्ते पर है, लेकिन हम प्रशांत महासागर में काफी गहराई में है। उन्हें हम तक पहुंचने में कुछ समय लगेगा। हम केवल अस्थायी रूप से विमान को नियंत्रण में रख सकते हैं और यात्रियों को शांत रहने के लिए कह सकते हैं, प्रमुख प्रबंधक ने उत्तर दिया। उनके बगल में कुछ परिचारिकाओं के चेहरे पीले पड़ गए थे। यदि इतने बड़े डीमन प्राणी ने उन्हें रोक लिया था, भले ही विमान एक विशेष सामग्री से बना था जो उनके ध्यान से बचने में मदद करता था, तो इसका मतलब यह नहीं था कि प्राणी उनकी उपस्थिति से अनजान था। आदर्श ने पायलट कैबिन में प्रवेश किया और दोनों पायलटों को ठंडे पसीने में लथपथ देखा। उनके पास आदर्श से बातचीत करने का समय नहीं था, क्योंकि उनका ध्यान एरोप्लेन को नियंत्रित करने और उसे गिरने से बचाने पर था। वह चीज हमारे पीछे है, को पायलट चिल्लाया। शांत रहो, गति बढ़ाओ और इससे छुटकारा पाओ, मुख्य पायलट ने गहरी आवाज में उत्तर दिया। आदर्श ने डिटेक्टर पर एक नजर डाली। स्क्रीन पर एक कामता हुआ हवाई जहाज का मॉडल था और लगभग 2 किलोमीटर दूर एरोप्लेन के बराबर आकार वाला एक प्राणी धीरे धीरे आ रहा था। स्कैनर पर जीव की छाया से पता चलता है कि वह विशाल जीव शरीर और अपेक्षाकृत छोटे पंखों वाला कोई विशाल पक्षी था। हम अपनी गति नहीं बढ़ा सकते, हवा का बहाव बहुत तेज है, को पायलट ने कहा। हम प्राणी को एरोप्लेन को छूने नहीं दे सकते, मुख्य पायलट चिल्लाया। हमारे पास एक आपातकालीन स्थिति है। हवा में एक अजीब पक्षी हमारा पीछा कर रहा है और विमान अशांति में फंस गया है। कृपया तुरंत एक गश्ती जेट और एयर स्पेस जादूगर भेजे, हेड पायलट ने जवाब दिया। MT-332
निकटतम कश्ती विमान और एयर स्पेस मैजिशियन को आप तक पहुंचने में कम से कम 20 मिनट की आवश्यकता होगी। मुख्य प्रबंधक से यात्रियों के बीच एक एडवांस जादूगर को बुलाने के लिए कहे, आपको एयर स्पेस जादूगरों के आने तक इंतजार करना होगा, मुख्यालय ने उत्तर दिया। मुख्य प्रबंधक और को पायलट ने तुरंत पायलट कैबिन में आदर्श को देखा और पूछा, क्या आप वही एडवांस मैजिशियन हैं जिसका उन्होंने उल्लेख किया था? आपकी उम्र से अंदाजा लगाया जा रहा है। एक और होना चाहिए। मैंने अपनी ताकत स्पष्ट नहीं कि एडवांस जादूगर को सचेत करने के लिए स्पीकर का उपयोग करें। मैं उड़ नहीं सकता, आदर्श ने उत्तर दिया। मैन पायलट ने तुरंत एडवांस जादूगर को स्पीकर के माध्यम से मदद करने के लिए कहा। कुछ ही समय बाद मोटे चश्मे वाला लगभग 30 साल का एक आदमी सामने आया। वह काफी अधीर लग रहा था। आपने मुझे पहले ही सूचित क्यों नहीं किया? उस व्यक्ति का स्वभाव उच्च पदस्थ कर्मियों जैसा था। उसका स्वर अविश्वसनीय रूप से भारी था। चलो बाद में बात करते हैं, हमें पहले अजीब पक्षी को संभालने की जरूरत है, आदर्श ने कहा। चश्मे वाले व्यक्ति ने आदर्श की ओर देखा और तीखा स्वर में कहा, बकवास, तुम्हारे जैसा छात्र यहाँ क्या कर रहा है? अपनी जगह पर वापस जाओ बच्चे। क्या स्कूल में 1 या 2 स्पेल सीखने के बाद आपको लगता है कि आप हीरो है? आदर्श उस व्यक्ति के साथ बात करने में काफी आलसी था। यह देखने के बाद कि वह कितना अहंकारी था, उन्हें एरोप्लेन की सुरक्षा की ज्यादा चिंता थी। वह नहीं चाहता था कि एरोप्लेन प्रशांत महासागर में गिरे। उन्हें ढूंढना असंभव हो जाएगा। मैन पायलट और सब्स्टिट्यूट पायलट दोनों को विमान के पीछे ले आए। वहां 3 परतों वाला एक विशेष दरवाजा था जो एरोप्लेन के पिछले हिस्से तक पहुंच प्रदान करता था। आदर्श और कुछ मैजिक इंस्टीट्यूट के टीचर्स उपनाम तनिष्क ने विशेष दरवाजे के माध्यम से अनुभाग में अपना रास्ता बनाया। एरोप्लेन को उड़ते रहने के लिए एक निश्चित गति बनाए रखनी पड़ती थी और काफी तेज था। हालांकि अशांति का कोई संकेत नहीं था, फिर भी हवा आश्चर्यजनक रूप से तेज थी। आदर्श को लगभग ऐसा महसूस हुआ कि इससे उसका चेहरा उड़ गया है। मिस्टर तनिष्क को ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें पता है कि वह क्या कर रहे हैं। वह एरोप्लेन की बॉडी पर कूद गया और तेज हवा में अपने लिए एक मजबूत आधार पाया। मैंने तुमसे ना आने के लिए कहा था। यदि आप हवा में उड़ जाते हैं तो भले ही आप गिरने से बच गए हो, फिर भी आप प्रशांत महासागर में खो जाएंगे, मिस्टर तनिष्क ने गुस्से में आदर्श से कहा। आदर्श 20 साल का लग रहा था। यह संभावना नहीं थी कि वह युवक कोई सशक्त जादूगर था। यदि वह इंटरमीडिएट लेवल तक पहुंच गया होता तो यह प्रभावशाली होता। आदर्श के पास सचमुच उस आदमी के साथ बर्बाद करने के लिए समय नहीं था। वह विंग पर कूद गया। तेज हवा की आवाज बढ़ती बाढ़ की गर्जना जैसी लग रही थी। यह किसी भी क्षण किसी व्यक्ति को उड़ा सकता है। सौभाग्य से आदर्श एक जादूगर था और अपने पैर मजबूती से रखने में सक्षम था। उनके चारों ओर के बादल 2 परतों में विभाजित हो गए। एक परत हवा में ऊपर थी, घूंघट जितनी पतली। दूसरी परत विमान के नीचे थी, रुई की तरह मोटी। यह क्षितिज तक फैला हुआ था और एक सफेद नरम भूमि की तरह दिखता था जिस पर कोई भी कदम रख सकता था। आदर्श और तनिष्क एरोप्लेन के पिछले हिस्से पर खड़े थे। सच तो यह है कि आदर्श ने इससे पहले कभी इतना रोमांचकारी अनुभव नहीं किया था। उसने पीछे मुड़कर देखा और लगभग 2 किलोमीटर दूर एक विशाल पक्षी को देखा। यह एरोप्लेन का पीछा कर रहा था और धीरे धीरे करीब आ रहा था। इसके पंख उच्च आवृत्ति पर धड़क रहे थे, इतनी तेजी से कि वे लगभग पारदर्शी थे। वे जोर जोर से भिनभिनाने जैसी आवाज निकाल रहे थे। इतनी उच्च आवृत्ति पर धड़कने के दौरान पंखों से उत्पन्न होने वाली हवा एरोप्लेन को सामान्य रूप से उड़ने से रोक रही थी। विंड विंग्स। तनिष्क ने विंड एलिमेंट के स्टार कॉन्स्टलेशन का चित्रण किया। विंड आत्माओं ने जल्द ही उसकी पीठ पर पंखों का एक जोड़ा बना लिया। पंख आश्चर्यजनक ढंग से अलग अलग फैले हुए थे। मिस्टर तनिष्क हवा में उछले और पंख फड़फड़ाते हुए नीले आकाश में उड़ गए। अरे मुझे भी साथ ले जाओ, आदर्श चिल्लाया। अहंकारी मिस्टर तनिष्क ने आदर्श को नजरअंदाज कर दिया। वह किसी भोले भाले छात्र को अपनी जान नहीं लेने देंगे। मिस्टर तनिष्क ने एरोप्लेन और विशाल हमिंग बर्ड के बीच में उड़ान भरी। आदर्श के दृष्टिकोण से आदमी और अजीब पक्षी के दृश्यों के परिणाम स्वरूप एक अजीब विरोधाभास उत्पन्न हुआ। आदर्श हवा में चमकती जादुई रोशनी देख सकता था। ऐसा लग रहा था यह अजीब पक्षी को लक्ष्य करने वाले स्टार पैटर्न की चमक है। इंटरमीडिएट स्पिरिट स्पष्ट रूप से पक्षी के विरुद्ध बहुत प्रभावी नहीं थे।
प्राणी के चारों ओर चक्कर लगाने वाले हवा ही ऐसे जादू का विरोध करने के लिए पर्याप्त थे। मिस्टर तनिष्क ने एक एडवांस बिल का प्रसारण शुरू किया। फिर भी उनकी कास्टिंग गति को देखते हुए वह अभी भी एडवांस अर्थ स्पिल से परिचित नहीं थे। इससे इस अजीब पक्षी को उसके करीब आने का मौका मिल गया। यह देखकर आदर्श शांत नहीं रह पाया। धिक्कार है, उसे दिखावा क्यों करना पड़ा? आदर्श के लिए यह अपनी ताकत बरकरार रखने का समय नहीं था। उसने लाइटनिंग स्टार कॉन्स्टलेशन का एक स्क्रोल निकाला और तुरंत लाइटनिंग एलिमेंट की अपनी ऊर्जा उसमें डाल दी। स्क्रोल की सहायता से स्टार कॉन्स्टलेशन का निर्माण करने की गति केवल औसत थी। लाइटनिंग स्टार कॉन्स्टलेशन का चित्र बनाने के बाद आदर्श ने अपनी सारी ऊर्जा लगा दी और जादू को बाहर निकाल दिया। आकाश में लाइटनिंग का एक तेज झटका उस अजीब पक्षी की ओर बढ़ रहा था। विशाल आकाश में लाइटनिंग की चमक अजेय लग रही थी। उसने 1 सेकंड से भी कम समय में लगभग 1 किलोमीटर दूर उस अजीब पक्षी पर अटैक कर दिया। अजीब पक्षी उस पर प्रतिक्रिया करने में असमर्थ था। लाइटनिंग के बोल्ट ने प्राणी के पंखों और भुजाओं के बीच के क्षेत्र को छेद दिया और पीछे एक छेद छोड़ दिया। पक्षी ने दर्द भरी चीख निकाली। यह महसूस होने के बाद कि यह कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके साथ खिलवाड़ किया जा सके, उसने तुरंत एरोप्लेन के साथ लड़ाई करने का विचार छोड़ दिया। मिस्टर तनिष्क उस समय शॉक रह गए जब उन्होंने अपने पीछे से लाइटनिंग का शक्तिशाली झटका देखा। वह उस छात्र की ओर मुड़ा जो पीछे से उससे 10 वर्ष से अधिक छोटा लग रहा था। एडवांस लाइटिंग। मिस्टर तनिष्क को पहले जो गर्व था वह पूरी तरह से हवा में उड़ गया। अगला एपिसोड जानने के लिए बने रहे मेरे इस चैनल के साथ। थैंक यू।